Hi, it's Fatma from Learn English with Fatma. In this video, we are going to discuss sentence and how is it different from phrase. Sentence is defined as a complete idea. So when I say sit down, you understand the idea? That's a complete idea. अब इस आइडिया को डिस्क्राइब करने के लिए हमने जो चीज़ यूज़ की है वो है वर्ब, ठीक है। यूजुअली जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है. ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल, देयर कैन बी एन ऑब्जेक्ट एंड देयर कैन बी नो ऑब्जेक्ट एट ऑल. अब मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं. ही ईट्स बिस्किट्स, ही गोज टू स्कूल, ही सॉ अ ल्यूनेटिक. ये तीनों हमारे पास सेंटेंसेस हैं. हम पहले ये देखते हैं कि हमारे पास इनमें सब्जेक्ट क्या है. हु ईट्स बिस्किट्स, he. Who goes to school, he. Who saw a lunatic, he. इन तीनों जुमलों के अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है he. लेकिन इन तीनों जुमलों के अंदर he कोई डिफरेंट काम कर रहा है. हमारे पहले जुमले के अंदर he eats का काम कर रहा है. हमारे दूसरे जुमले के अंदर he is going somewhere और हमारे तीसरे जुमले के अंदर he has saw something, ठीक है. तो हम जब सब्जेक्ट को इन रिलेशन टू अ वर्ब देखते हैं तो फिर हमें कंप्लीट आइडिया समझ आता है, ठीक है. सो यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट ने जो काम किया है वो है ईट, ठीक है. अब ईट उसने क्या किया है, जो चीज़ ईट की गई है वो है ऑब्जेक्ट. So we have a subject, we have a verb and we have a object. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा जुमले के he goes to school, वो कहाँ जाता है, he goes to school. जाता वो स्कूल है, लेकिन स्कूल और goes के दरमियान में there is a to, there is a preposition. In this case we say that there is no object. He saw a lunatic, तो he ने काम क्या किया, saw का काम किया. क्या देखा, a lunatic. So lunatic हमारा ऑब्जेक्ट है. सेकेंड सेंटेंस में हम ये कहते हैं कि there is no object. इन सम केसेस या आसानी के लिए आप कह सकते हैं कि देयर इज़ एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो हमारे पास सेम सब्जेक्ट है तीनों सेंटेंसेस के अंदर, बट दैट इज़ डूइंग थ्री डिफरेंट थिंग्स. अब सेंटेंस हमने बात की कि सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है. फ्रेज क्या होती है, फ्रेज एक इनकम्प्लीट आइडिया होता है जो कि एक ऐसे ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन से शो किया जाता है जिसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता. मतलब जब हम कहते हैं कि सब्जेक्ट होता है तो हमारी मुराद ये होती है कि हम किसी की बात कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम किसी से कोई काम करवा रहे हैं. लेकिन जब हम फ्रेज कहते हैं तो फ्रेज में हमारे पास कोई बंदा नहीं होता जिसमें काम करने की कैपेसिटी हो. हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती जिसे हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. जैसे ये आपके सामने लिखा है इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग व्हाट, इन द मॉर्निंग हु. लाइक वी डू अंडरस्टैंड कि हम सुबह की बात कर रहे हैं, लेकिन सुबह क्या हुआ, आफ्टर 2 PM. आफ्टर 2 PM हो सकता है छुट्टी हो जाती हो, आफ्टर 2 PM हो सकता है हम कहीं जा रहे हों, आफ्टर 2 PM हो सकता है कोई हमारे घर आ रहा हो. वी हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया. सो हमारे पास ये दो फ्रेजेस हैं. इधर देखें, विद हिज फ्रेंड्स. अब हमें ये तो समझ आ गया कि अपने दोस्तों के साथ, हमें ये नहीं पता कि वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल गया है, हमें ये नहीं पता उसने अपने दोस्तों के साथ लंच किया है, हमें ये नहीं पता कि क्या हो रहा है. वी आर नॉट श्योर अबाउट द आइडिया. ये तीनों फ्रेजेस जो हमारे सामने लिखी हैं इनमें एक चीज़ है कॉमन. ऑल ऑफ देम आर स्टार्टिंग विद अ प्रेपोजिशन. तो हमारे पास फ्रेज की जब हम बात करते हैं उसकी 3 टाइप्स होती हैं. पहली टाइप है प्रेपोजिशनल फ्रेज. प्रेपोजिशनल फ्रेज वो फ्रेज होती है विच बिगिंस विद अ प्रेपोजिशन. और जब हम प्रेपोजिशन की बात करते हैं तो प्रेपोजिशन का काम ये होता है कि वो किसी जुमले के अंदर नाउन या प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करवाती है.
सो ये हमारी पहली टाइप है। अब अगर हम अपने जुमले को पढ़ें, ही ईट्स बिस्किट्स विद दीज टू फ्रेजेस, then these phrases will enable us to have a more detailed idea. So idea is complete, he eats biscuits, but if we want to add detail into this idea, we will use phrases. In the morning he eats biscuits with his friends. So in the morning and with his friends are adding detail to the main idea. ये phrase का काम होता है। इसी तरह after 2 PM he goes to school to attend the evening classes. अब इस जुमले के अंदर हमें ये तो पता है कि वो स्कूल जाता है, लेकिन हमें फ्रेज के थ्रू पता चला कि वो 2 बजे के बाद स्कूल जाता है। और फिर हमें एक और चीज़ पता चली, टू अटेंड द इवनिंग क्लासेस, which brings us to the second type of phrase, to attend the evening classes. Now there is an incomplete idea. वो do you understand कि पर्पस है शाम की क्लासें अटेंड करना, but who is going to attend the evening classes? We have no idea. Hence this is an incomplete idea. दूसरी बात ये कि मैंने आपको बताया कि फ्रेज वो होती है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। सो अब आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर लिखा है, टू अटेंड द इवनिंग क्लासेस। टू के साथ ये जो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। English grammar is all about learning different names of the same things. So जब हम सेम थिंग की बात करते हैं तो अटेंड हमारे पास वर्ब की एक फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे ये टेंस के तौर पे यूज़ नहीं हुई। तो जब भी हम वर्ब की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द टेंस। ओवर हेयर वी हैव एन इन्फिनेटिव एंड वी आर नॉट श्योर कि किस चीज़ की बात हो रही है, यानी हमें नहीं पता कि ज़माना कौन सा है। वी हैव एब्सोल्युटली नो क्लू। इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। टू अटेंड द इवनिंग क्लासेस, this is an infinitive phrase because it begins with an infinitive. अब आप इस जुमले को पढ़ें, after 2 PM he goes to school to attend the evening classes. अब इस infinitive phrase और उस prepositional phrase की वजह से we are in a better position to understand this idea. इस वाले जुमले को देखें, he saw a lunatic. Now we do understand that he did something. he ने एक एक्शन परफॉर्म किया है और पास इस बारे में मज़ीद डिटेल नहीं है। अब डिटेल हमारे पास कहाँ से आई? Going to the school, he saw a lunatic sitting on the footpath under the flyover. अब हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये है, ये तीनों मिल के हमें एक कंप्लीट आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारी उस पिक्चर के अंदर डिटेल जो है वो ऐड होगी फ्रेज के थ्रू। तो स्कूल क्या है? गोइंग टू द स्कूल में हमें गोइंग नज़र आ रहा है कि ये वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है, बट एक्चुअली ये वर्ब तब होता जब हमारे पास यहाँ पे इज MR लगा होता। क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये एक्शन वर्ब भी नहीं है, ठीक है। सो गोइंग टू द स्कूल इज अ पार्टिसिपल, विच ब्रिंग्स मी टू द थर्ड टाइप ऑफ फ्रेज विच इज पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल कहते हैं हम वर्बल एडजेक्टिव को। सो गोइंग टू द स्कूल हमें ही के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ही को डिस्क्राइब कर रहा है, ही को मॉडिफाई कर रहा है, और ये है हमारी पार्टिसिपल फ्रेज। अच्छा, अब आगे देखें, ही सॉ अ ल्यूनेटिक। गोइंग टू द स्कूल तो ही की खूबी थी। व्हाट अबाउट ल्यूनेटिक? ल्यूनेटिक के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमारे उस ल्यूनेटिक के आइडिया को मॉडिफाई कर रही है? सिटिंग ऑन द फुटपाथ। नाउ वी सी अ पिक्चर कि वो ल्यूनेटिक कहाँ है? वो बैठा हुआ है एक फुटपाथ के ऊपर, अंडर द फ्लाईओवर। अच्छा, अब ये जो सिटिंग ऑन द फुटपाथ है, इस जुमले के अंदर जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब की, तो काम कौन कर रहा है? ही काम क्या कर रहा है? देखने का। इस जुमले के अंदर ल्यूनेटिक कोई काम नहीं कर रहा, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है कि ल्यूनेटिक जो है वो फुटपाथ के ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो हमें देखना पड़ेगा कि वो चीज़ जो देखने में वर्ब लगती है, क्या वो टेंस के तौर पे यूज़ हुई है या वो एक एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो ये उस पागल आदमी की खूबी है, उस आदमी की जिसका जो अपने
होशो हवास में नहीं है, उस इंसान की खूबी है या उस इंसान की डिस्क्रिप्शन है कि वो फुटपाथ के ऊपर बैठा हुआ है। अच्छा, अब वो फुटपाथ कहाँ है? फुटपाथ की भी तो कोई मतलब लोकेशन हम दे ही सकते हैं ना। सो दैट फुटपाथ इज अंडर दी फ्लाईओवर। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें अंडर दी फ्लाईओवर में, सो अंडर इज अ प्रेपोजिशन। जैसे हमने अभी पहले बात की थी, हमारे पास इन था, हमारे पास विद था, हमारे पास आफ्टर था। नाउ वी हैव अंडर विच इज another preposition. So under the flyover is a prepositional phrase. ठीक है, हम जब इस पूरे जुमले को पढ़ते हैं, going to the school he saw a lunatic sitting on the footpath under the flyover, तो हमें एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है। हमें ये भी पता चलता है कि वो क्या कहाँ जा रहा था, हमें ये भी पता चलता है कि ल्यूनेटिक कहाँ था, और हमें ये भी पता चलता है कि वो फुटपाथ कहाँ था। ठीक है, सो हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस तो मुकम्मल हो जाता है जब हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब होता है। अच्छा सेंटेंस वो होता है जिसमें हमें सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन मिल रही हो। अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, हमारे पास जो सब्जेक्ट है हमें उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही हो। इसके अलावा अगर हम एडवर्ब्स शामिल करें तो भी हमें बहुत कुछ पता चलता है, जैसे ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। सो एवरी डे इज़ एन एडवर्ब ऑफ टाइम। जितनी चीज़ें, जितनी डिटेल हम अपने जुमले में शामिल करते हैं, उतने ही हमारे जुमले का मानी जो होता है वो वसी होता रहता है। और जब हम अंग्रेज़ी के इम्तहान की बात करते हैं तो डैट इज़ नॉट अबाउट राइटिंग सेंटेंसेस, that is more about writing good sentences, and from good sentences I mean detailed sentences. That's all for today. I'll see you in another video. Thank you.